गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अंजू, फैकल्टी मेंबर ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम ज्ञान सागर नेट क्लासेस। तो आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। कल की हमारी क्लास में हमने क्लाइमेटोलॉजी की यूनिट सेकंड को शुरू किया हुआ है और उसमें हमने हमारे इंसोलेशन टॉपिक को शुरू किया था, जहां पर हमने इंसोलेशन के मीनिंग को जानते हुए जो इंसोलेशन यानी कि जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है, उसके अमाउंट के ऊपर बात कर ली थी। उसके साथ साथ हमने क्या कर लिया था, सन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट थे, उनके बारे में जानना था। क्या है सन, इसके क्या क्या जो है फैक्टर है। सन की लेयर के बारे में हमने जाना था कि कितनी टाइप की इसकी लेयर है। इसके अलावा यहाँ पर सन से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट हैं, कोरोना से रिलेटेड है, या उसके अंदर जो सन स्पॉट की बात करें, सोलर फ्लेयर क्या होती है, कोरोना क्या होता है, और जो सन स्पॉट वगैरह है, उन सबको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। उसके साथ ही जो इंसोलेशन है, सूर्यताप है, उसको प्रभावित करने वाले कारकों को हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। कुछ लॉज पढ़े थे, जैसे कि किरचॉफ का नियम है, स्टीफन बोल्ट्जमैन का है, ये भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। उसके साथ ही हमने कुछ और इंसोलेशन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट जानने की कोशिश की थी कि 21 जून को जब हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में सन की सीधी डायरेक्शन होती है तो उसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस, या फिर 22 दिसंबर को जब सूर्य जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जब मकर रेखा पर होता है तो उसको विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। उसके साथ ही 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में, या फिर पेरीहेलियन और एपीहेलियन ये चीजों को हमने कल डिस्कस कर लिया था। उसके साथ ही क्या किया था हमने, उसके साथ ही कुछ और टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ कि कितने डिग्री सेल्सियस की आपकी जो स्थल है भाग होता है उसकी विशिष्ट उष्मा कितनी है, या जो पानी है वो देर से गर्म और देर से ठंडा क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है ना वो लैंड के अकॉर्डिंग 5 टाइम्स ज्यादा होती है। ये हमने कर लिया था। और एल्बिडो तक हम आ चुके थे कि एल्बिडो क्या है। एक्चुअल में एल्बिडो क्या है, एल्बिडो है सन से आने वाली जितनी भी रेडिएशन है उसमें से जितना पार्ट आता है उसका जितना रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, जो कि आता तो है अर्थ सरफेस तक लेकिन उसका किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है अर्थ के सरफेस को गर्म करने में, उसको बोला जाता है एल्बिडो। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो इंसोलेशन मंडल या फिर जो जोन, एक बार देख लेंगे कि जोन क्या है। यहाँ पर जो सूर्यताप मंडल है या फिर जो जोन है उनको हम बांटते हैं, क्योंकि हम इन 3-4 जो ये लाइन लगाते हैं हम हमारे लिए बड़ी अहम होती है ज्योग्राफर के लिए। 0 डिग्री की 23.5 नॉर्थ में, फिर 23.5 जो है साउथ के अंदर, नॉर्थ और ये साउथ। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, और उसके साथ ही 2 और लाइन है जो कि आर्कटिक रेखा, नीचे है अंटार्कटिक, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर ये जो 2-3 लाइनें हैं यहाँ पर आ जाती है अंटार्क रेखा। ठीक है, यहां तक की बात की थी हमने और आगे हम पढ़ेंगे जोन। अब देखो सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारा जो सन है उसका सबसे ज्यादा इंसोलेशन कहाँ मिलता है, तो उसका सबसे ज्यादा इंसोलेशन मिलता है इन कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों की जो लाइन है बीच में, लगभग ये लगा लो निम्न अक्षांश जो लो लैटिट्यूड वाले एरिया है, लो लैटिट्यूड जोन है जो 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, अगर इन एरिया में जाओगे तो ये पूरा का पूरा एरिया आएगा जो इसके अंदर आएगा, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा इंसोलेशन मिलता है। और इंडिया हमारे कहाँ लाई करता है, तो इंडिया अगर देखो तो कुछ यहाँ पर है हमारा इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का मोस्टली पार्ट इसी के अंदर आता है। यहां देखो 2 बार क्या होता है इस एरिया में, 2 बार हाईएस्ट और मैक्सिमम, मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट और मिनिमम टेम्परेचर रहता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर अगर 21 जून की बात करो तो सीधी जो कर्क रेखा के ऊपर सन की डायरेक्शन आएगी, जिसकी वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है बड़े दिन होंगे और छोटी रातें होंगी। और यहाँ पर जो है 21 जून को क्या होगा, इसको बोलेंगे समर सोलिस्टिस। और फिर दिसंबर में क्या होता है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जो सन की डायरेक्शन होगी, यानी कि कुल मिला के
यहाँ पर क्या होता है, 2 बार तो मैक्सिमम रहता है और 2 बार जो है वो लोएस्ट रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर की यहाँ पर बात हो रही है। इसमें किसी भी प्रकार का ना कोई सीजन नहीं हो, चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें ना एक जैसा ही टेम्परेचर, क्योंकि मैक्सिमम जो है टेम्परेचर जो यहाँ पर हाईएस्ट ही रहते हैं। इन अगर ऊपर वाले एरिया की बात करोगे तो आप इन लाइनों के आसपास चेंजेस आएंगे, लेकिन इस वाले जोन की बात करोगे ना तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के सीजन में चेंज नहीं होते, एक ही जैसा सीजन हमेशा बना रहता है। इन बीच वाले एरिया की बात हो रही है। उसके बाद है मिड लैटिट्यूड। इसमें क्या होता है, अब देखो यहाँ पर है लगभग ये जो आपका आ जाएगा, ये हमारा होता है, यहाँ पर आता है ट्रॉपिकल एरिया, और ये आ जाएंगे हमारे टेम्परेट जोन के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा, एक बार तो यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम और एक बार जो है मिनिमम। अब यहाँ पर देखो जब 21 जून होता है तो 21 जून में इन एरिया में ना गर्मी रहेगी, इन एरिया में हमेशा गर्मी रहेगी, लेकिन जैसे ही साउथ हेमिस्फीयर में जब मकर रेखा पर क्या होगी, जब सन की डायरेक्शन होगी तो यहाँ पर ठंडी होगी। यानी साल भर में एक बार मैक्सिमम और एक बार मिनिमम टेम्परेचर रहता है यहाँ पर। और सबसे ज्यादा जो सीजन के अंदर चेंज होते हैं ना, इन्हीं एरिया में होते हैं जो कि आपके टेम्परेट एरिया होते हैं। उसके बाद होते हैं पोलर एरिया। यहाँ पर भी एक बार मैक्सिमम और एक बार जो है मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि जब 6 महीने का 21 जून जब आता है तो जब 6 महीने का यहाँ पर दिन रहेगा तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहेगा, और फिर बाद में जो है 6 महीने यहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। बहुत बार जो है इंसोलेशन यहाँ बिल्कुल जीरो में भी चला जाता है। इंसोलेशन इतना होता है क्योंकि बहुत बार कैसे जब 6 महीने की यहाँ पर रात होगी या फिर जो इंसोलेशन इसको मिलेगा नहीं दिसंबर के आसपास, तो दिसंबर में क्या रहेगा, यहाँ पर तो माइनस में चला जाएगा, इंसोलेशन मिलेगा ही नहीं इस एरिया को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पर हमने ये कर लिया था। के बाद है हीट बजट को देखना है। हीट बजट है क्या, देखो हीट बजट क्या होता है, बजट होता है हमारे किसी भी जैसे घर का एक बजट होता है, या सरकार जब अपना कोई बिल पास करती है तो उसको बजट में लिखती है। यानी कि कोई भी आप कोई इनकम का सोर्स है या फिर घर में जो इनकम आती है उसी से ले लो, हम देखते हैं ना कितना हमने खर्च किया, कितना हमारा बैलेंस बचा। तो हमारी अर्थ भी जो है ना एक प्रकार से ना बजट की तरह ही काम करती है। अब वो कैसे, पृथ्वी का उष्मा बजट, पृथ्वी के उष्मा बजट या उष्मा संतुलन या हीट बैलेंस से अभिप्राय है कि सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊर्जा जो धरातल यानी कि अर्थ के सरफेस से जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है या चली जाती है, यानी कि कितना आया कितना गया, कितना कंट्रीब्यूशन था अर्थ के सरफेस को गर्म करने पर। ये देखो हमारी अर्थ का और ये हमारा सन है। तो यहाँ पर जो हमने एक बात की थी कि जो सन से आने वाली जो रेडिएशन है वो आती है शॉर्ट वेव की फॉर्म में, शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में आती है, ठीक है। और जब जाती है वापस तो जाती है ये लॉन्ग वेव रेडिएशन की फॉर्म में जाएगी। ये बात हमने पहले कल की वाली क्लास में की थी। अब देखो कितना कितना इंसोलेशन इसके सरफेस तक आया, कितना रिफ्लेक्ट बैक किया, कितने का कंट्रीब्यूशन था इस सरफेस को गर्म करने में, और बाद में बैलेंस कितना बचा, उन सब का ही रिकॉर्ड या जो हम पढ़ते हैं कि भी कितना बचा, उसी को बोलते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ। इसे स्टेडी स्टेट बैलेंस भी कहते हैं, एक और नाम याद रख लेना, स्टेडी स्टेट बैलेंस भी कहते हैं, जो कि क्या होता है शॉर्ट वेव यानी कि लघु तरंगों और दीर्घ तरंगों का डिफरेंस होता है, और इसको नेट रेडिएशन भी कहलाता है। ये मान लीजिए हम मान लेते हैं कि जो सन से आने वाले सन से आने वाले ना जितनी भी रेडिएशन है उसका बाहरी वायुमंडल पर, बाहरी वायुमंडल का मतलब आउटर एटमॉस्फेयर पर, अर्थ के सरफेस तक नहीं आता है इतना, उसको हम ना 100 यूनिट ले लेते हैं, इसको लेंगे हम 100 यूनिट, क्योंकि जितना भी आएगा आप उसको कितने यूनिट में बांटोगे, तो 100 यूनिट में बांट लेंगे इसको हम, कि इतनी यूनिट तो आती ही आती है, चाहे वो टोटल कितना भी हो। जितनी भी शॉर्ट वेव तरंगे होती है, शॉर्ट वेव यानी कि आने वाली रेडिएशन है, शॉर्ट वेव की बात हो रही है, यह जब ये इकाइयां पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आती हैं, इंटर करती हैं, तो इनमें से कुछ इकाइयां जो होती है ना वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वापस आती हैं, क्योंकि हमारी अर्थ का जो सरफेस है
वो कहीं पर स्मूथ है, कहीं पर रफ है, तो वो क्या कर लेता है, क्योंकि हमारी जो वेव होती है, जो लाइट होती है ना, वो रिफ्लेक्शन होता है, उसका परावर्तन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इनमें से कुछ इकाइयां जो है वापस परावर्तित हो जाती है, जिसको बोला जाता है एल्बिडो। ये हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था। हमारी अर्थ का जो एवरेज एल्बिडो है ना, वो 30 है। एक बार नेट के पेपर में भी इसके ऊपर काफी डिस्कस हुआ था। अब के पेपर से पिछली बार वाले पेपर में बड़ा मुद्दा बना था इस बात के ऊपर। एनसीईआरटी में भी इसको जो है 30 ही माना है कि 100 में से ना 30 जो यूनिट है, अब टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन का जो 100 यूनिट आती है, उसका लगभग 30% क्या होता है, 30% तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ये एवरेज में है, एवरेज है ये एक हम देखेंगे जो मोलर थे, या बुक में आपको मूलर भी मिल जाएगा, इनका जो एल्बिडो इन्होंने 35 को माना है। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि 35 रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, और 65 जो है ना, वो नीचे अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है। पूरे सरफेस तक नहीं पहुंचता है वो भी, उसका भी कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एटमॉस्फेयर के द्वारा। अब इन्होंने माना है कि जो लगभग 35 यूनिट है ना, वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस अंतरिक्ष में यानी स्पेस के अंदर चली जाती है। अब इनमें से देखो, जो रिफ्लेक्ट होता है ना, उसको किस किस के द्वारा, 27 जो होता है इस 30 में से, इसमें से 35 में से वो 27 है जो, वो तो क्लाउड के द्वारा, लगभग 6 जो होता है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो भी अपनी स्कैटरिंग करते हैं, तो उनके द्वारा, और 2 यूनिट है वो जो स्नो है, उसके द्वारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। इस प्रकार जो है लगभग 35 इकाइयों के जाने के बाद 65 यूनिट जो है वो बच जाती हैं, और इन 65 का भी लगभग ये लगा लो कि 14 जो है ना, 14 यूनिट है, वो एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी कितना है, इसको एक बार देख लेते हैं हम अच्छे से कि कितना कैसे कैसे हुआ। हमारी अर्थ का ये सरफेस है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। सन से आने वाली जो रेडिएशन है उसको मान लेते हैं वो आती है 100 यूनिट, इसको यू लिख लेते हैं हम 100 यूनिट। इसमें से क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, क्लाउड है, क्लाउड्स हैं। हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर भी कुछ माउंटेन पर या पोलर एरिया जो है, वहां पर क्या है, बहुत सारा स्नो कवर एरिया है, तो वहां से भी जो रिफ्लेक्ट बैक होएगा, या फिर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, उनसे भी स्कैटरिंग होती है, उनसे भी रिफ्लेक्शन होता है, तो उनके द्वारा। क्लाउड कितना रिफ्लेक्ट करते हैं, क्लाउड कर लेते हैं लगभग 27 यूनिट, लगभग 27 यूनिट। जो डस्ट पार्टिकल हैं वो कर लेते हैं 6 यूनिट को, ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और 2 यूनिट हो जाती है किसके द्वारा, आइस के फॉर्म में, आइस के फॉर्म। ठीक है, तो लगभग इनको अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाते हैं टोटल 35। ठीक है, यानी अगर आप 100 में से 35 को निकालोगे तो बच जाता है 65 यूनिट। अब ये जो यूनिट है ना, ये आती हैं, इनमें से भी क्या होता है, 65 में से भी 14 यूनिट, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमने एक गैस के बारे में पढ़ा था, गैस या वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, और डिफरेंट टाइप की गैसें हैं, वो क्या कर लेती हैं, इस 65 में से भी 14 यूनिट को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, यहीं पर माइनस हो जाती है 14 यूनिट भी। तो अर्थ के सरफेस तक, ये हमारी अर्थ का सरफेस है, यानी कि जो सतह है, जो गर्म होगी, फिर ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को निकालेगी, यहां तक पहुंच पाती है 51 यूनिट, सिर्फ 51। 100 आई, 100 में से 35 का हो गया एल्बिडो, ये मोलर के अकॉर्डिंग है, 35 का हो गया एल्बिडो, और बच गई कितनी, 65। अब 65 में से क्या है, 65 में से भी 14 को कर लिया किसने, एब्जॉर्ब, यहां पर एब्जॉर्ब कर लिया किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा, इसको भी एब्जॉर्ब करके बचती है 51, और 51 को किया हमारी अर्थ के सरफेस तक आई। अब ये 51 अर्थ के सरफेस तक आएंगी और इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, इससे ही हमारी अर्थ गर्म होगी, और फिर इसको लॉन्ग वेव रेडिएशन की फॉर्म में फिर से इसको रेडिएट करेगी। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, तो यहां पर देखो, हम इन जितना भी हमारा ये रेडिएशन आई है, इनको हम कैसे बांटेंगे,
एक बार इसको देख लेते हैं। अब आ चुकी है हमारे सरफेस पे। अब देखो यहाँ पर क्या है, कई बार ये इससे रिलेटेड नेट के अंदर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जितनी भी, अब हमने यहाँ तक का हिसाब देख लिया था, कितनी आई, 100 की 100 यूनिट आई। यहाँ पर करते हैं हम, देखो एक तरफ हम आने वाला और एक तरफ हम जाने वाला करेंगे। यहाँ पर सन से आई कितनी, 100 यूनिट, 100 में से 35 का हो गया एल्बिडो, इसको ए लिख देते हैं। जो एटमॉस्फेयर में कितनी चलेगी, 14, ठीक है, इनको जोड़ोगे तो सबका बनता है कितना, 49, और लगभग अर्थ के सरफेस तक पहुंची कितनी, 51। यहां तक हमने देख लिया था। उसके बाद अब जो ये 51 है, ये क्या करेंगी, हमारी अर्थ के जो सरफेस है इसको करेंगी वो हीट अप, इसको करेंगी हीट अप, इसको करेंगी गर्म, और फिर गर्म करेंगी और फिर यहां से रेडिएट होगी लॉन्ग वेव की फॉर्म में। अब ये आती है लॉन्ग वेव, या इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब यहाँ पर इसकी बात करेंगे हम कि इनमें से जितनी भी आई हैं, अब हम इसको ही क्या करेंगे, इसी को 51 को ही अपना पूरा का पूरा जो है सोर्स मान लेंगे। सबसे पहले 23 जो यूनिट है वो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में जाती है, और इन 23 यूनिट में से भी पहले ना जो जितनी भी आई है, कितनी आई थी, 51 आई है। क्योंकि देखो इन 65 ये जितनी भी यहाँ पर 49 का हिसाब यहाँ पर हो चुका है। 49 अर्थ के सरफेस तक नहीं आई, ये एटमॉस्फेयर में ही रही है, और एटमॉस्फेयर के बाद भी फिर ये कहाँ चली जाएंगी, स्पेस में सीधी ही चली जाएंगी। लेकिन जो 51 आई है ना, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। अब ये 51, इनमें से 23 जो है ना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि जो आपका प्रत्यक्ष डायरेक्ट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पार्थिव विकिरण है उसके रूप में जाती है, और हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं कितनी गई, 23, और इनमें से 6 यूनिट को यहाँ पर 23 टोटल निकली हैं टोटल, और इसमें से 6 जो है ना उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जितनी भी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है यहाँ पर, कुछ पार्ट ओजोन का भी मिलेगा, नहीं तो वेपर तो है ही यहाँ पर। तो ये 6 का फिर से जो रेडिएशन लॉन्ग वेव की थी ना, उसी में से 6 को निकाल लिया, और इसमें से माइनस कर देते हैं 17 को, अंतरिक्ष में वापस स्पेस में चली जाएंगी। अब जो है 19 यूनिट है, अब हम 51 का भी हिसाब कर लेते हैं। 51 में से कितनी माइनस होगी, 23 माइनस होगी, कितनी बच गई, 8 और 2, लगभग 28 बच गई है। इनका हिसाब अभी करेंगे हम सारा सारा, ठीक है। अब इनमें से भी 19 जो यूनिट है ना वो लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट कैसे बनती है, लेटेंट हीट का पहले आपको पता होना चाहिए। गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट क्या क्या होती है। देखो हमारी अर्थ के ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो हवाएं क्या होंगी, गर्म होंगी, ऊपर उठेंगी। ऊपर उठती हुई हवाएं क्या करती हैं, रेनफॉल करवाएंगी, क्योंकि वो ठंडी हो जाती है ऊपर जाने के बाद, अपनी एनर्जी को फिर बारिश हो जाती है, फिर वो जो एनर्जी एटमॉस्फेयर में रह जाती है ना उसी को बोला जाता है लेटेंट हीट। यानी कि मोस्टली यही डेफिनेशन में आता है कि भी जब बारिश के बाद जो एनर्जी, जिस एनर्जी की फॉर्म, जो एनर्जी जो है ना वेपर की फॉर्म में ऊपर गई थी ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा था तो हवाएं गर्म हुई, उन्होंने वेपर उठाया, वेपर गया, उसमें एनर्जी है, वो एनर्जी कहाँ गई, अपर एटमॉस्फेयर तक चलेगी, क्लाउड की फॉर्मेशन हुई, और फिर क्लाउड जब ठंडे हो गए उनकी कंडेंसेशन होगी तो पानी तो नीचे आ गया, एनर्जी कहाँ रहेगी, तो वो एटमॉस्फेयर में ही रहेगी। तो ये जब जाएगी एनर्जी इस प्रकार से गुप्त ऊष्मा के द्वारा वायुमंडल में फिर से, यानी कि 19, 6 यहाँ पर आ गई थी, निकल गई थी 17, और जो 19 की बात हो रही है तो ये है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट लिख देते हैं यहाँ पर, इसके द्वारा फिर से एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर ली। अभी एटमॉस्फेयर में देखो 23 निकली थी, 6 तो ये रह गई। अब इसको क्लियर ही कर देते हैं 23 को, क्योंकि हमने रखनी एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी हैं उनको। 6 तो यहाँ हो गई, 6 तो यहाँ हो गई, क्योंकि टोटल निकली थी 23, और 23 में से 17 चली गई ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर, वापिस चली गई है। ये यहाँ पर लिख देते हैं, इनका हिसाब हो चुका है। ये जो 17 है ये चली गई स्पेस में ऊपर, लेकिन 6 बच गई है यहाँ पर,
और 19 है जो वो लेटेंट हीट फिर से उसमें से क्या कर ले जाती है, एटमोस्फेयर इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर 9 जो यूनिट है ना उनको संवहन कन्वेक्शन फॉर्म में जो हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं उनके द्वारा एटमॉस्फेयर में फिर से एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब 19 ये, 6 ये और 9 ये, ठीक है। इस प्रकार एटमॉस्फेयर में कितनी टोटल 48 यूनिट हो जाती हैं, टोटल हो जाती है 48। क्योंकि देखो कौन कौन सी है यहाँ पर, पहले तो ये वाली यहां पर जो रिफ्लेक्ट बैक हो गई है तो चली ही गई थी, वापस इस तरफ आ जाते हैं। जो इनकमिंग वाली थी ये शॉर्ट वेव वाली थी रेडिएशन, इनकमिंग वाली थी जो आ रही थी, इसमें से 51 कहां गई थी, सरफेस पर। 35 का क्या हो गया था, रिफ्लेक्ट बैक हो गया था। लेकिन 14 थी ना जो यहां पर, ये 14 थी, ये अभी भी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट थी क्योंकि एब्जॉर्ब किया था सीधी ही इनकमिंग वाली जो आने वाली जो रेडिएशन थी। उन 14 यूनिट की यहाँ पर बात हो रही है, फिर 6 यूनिट जो यहाँ की बात हो रही है, और फिर 19 जो कि यहाँ पर जो लेटेंट हीट के द्वारा और जो कन्वेक्शनल फॉर्म में जो हीट गई है उसकी बात हो रही है। तो ये 14 19 14 प्लस 19 प्लस 6 प्लस 9 ये टोटल मिलके हो जाती है कितनी, 48 यूनिट हो जाती है टोटल मिलके। अब वायुमंडल जो है ना कुल 52 इकाइयों को अंतरिक्ष में भेज चुका है पहले से ही। कैसे 17 तो यहाँ पर आ गई थी और 35 ये हो गई, तो लगभग 35 और 17 को अगर आप जाओगे तो लगभग 52 हो गई। क्योंकि जो एल्बिडो के द्वारा 35 भेजी थी वो तो थी 35, और जो फिर यहां से 23 में से जो 17 वापस स्पेस में चली गई थी, यानी कि 52 का हिसाब हो चुका है। और ये जो 48 है ना ये अभी एटमॉस्फेयर में अभी प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होगा, इकाइयों को भेज चुका है जो कि 35 और 17 जो यूनिट थी। अब ये 48 भी धीरे धीरे करके क्या है वापस स्पेस में चली जाती है और हमारी अर्थ के सरफेस पर बचता है 0, ठीक है। यानी कि जितना अर्थ ने लिया उसका वापस से एल्बिडो कर दिया, वापस भेज दी। यही है हमारी अर्थ का हीट बजट। अब यहाँ पर एक और चीज है जो ध्यान देने वाली है कि वायुमंडल के अंदर लघु यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग वेव दोनों ही तरंगों को ऑब्जॉर्व किया जाता है, परंतु छोड़ता है वह दीर्घ तरंगों को, इसीलिए वायुमंडल हमेशा घाटे में रहता है, ठीक है। यानी कि देखो इनकमिंग से कितनी ली थी, 14 ली थी, और लॉन्ग वेव जो रेडिएशन है वहां से कितनी ली, 19 को, 6 को और 9 को लिया। लेकिन ये क्या करेगा, छोड़ेगा हमेशा लॉन्ग वेव को ही छोड़ देगा, और हमेशा हमारा एटमॉस्फेयर घाटे का सौदा है। और क्या ये हमारे लिए बुरी बात है ना, अच्छी बात है। क्योंकि अगर टेम्परेचर को सारा का सारा एब्जॉर्ब करने लग गया ना एटमॉस्फेयर, तो हमारी अर्थ ना बॉयल हो जाएगी, ठीक है, ये अच्छी बात है। हमारे एटमॉस्फेयर का अगर आप देखोगे तो 23 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको केल्विन में लोगे तो लगभग 250 केल्विन, ठीक है। ये होता है हमारे एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर -23। उष्मा का ये अनुमान सिर्फ एक सिद्धांत पक्ष है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो 48 यूनिट थी वो बहुत सारी इकाइयां अर्थ सरफेस पर वापस भेज दी जाती हैं, और इसको स्काई रेडिएशन भी कहते हैं। देखो जितनी ये 48 यहाँ पर बची हुई है ना, अब यहाँ की बात है स्काई रेडिएशन, एक टर्म आती है कि स्काई रेडिएशन क्या होता है, ये इसको एंटी रेडिएशन कहते हैं। अब हमने यहाँ से लॉन्ग वेव की बात की थी, लॉन्ग वेव से निकली थी क्योंकि यहाँ पर लेटेंट हीट की फॉर्म में चली गई थी 19, 6 गई थी, यहाँ पर किस फॉर्म में चली गई थी ये 6, ये कन्वेक्शन की, ये सॉरी जो 6 जो है ना ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में बच गई थी, और जो 23 गई थी उनमें से 17 तो स्पेस में चली गई थी और ये 6 बच गई थी, और उसके बाद जो 9 है वो कन्वेक्शन की फॉर्म में गई थी। जब ये कुल मिला के, और जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से आई थी 14, तो ये कुल मिला के क्या है 48 बनाती है। ये कई बार क्या होती है, क्लाउड अगर ऊपर ये ना निकल पाए और उनके ऊपर क्लाउड हो या किसी और वजह से वापस से ये नीचे एटमॉस्फेयर में बनी रहे, तो उससे क्या होगा, काफी टाइम तक हमें गर्मी फील होगी, और जिसको कहा जाता है स्काई रेडिएशन, या इसको बोलते हैं एंटी रेडिएशन भी, क्योंकि ये जो अर्थ ने वापस भेज दी थी ना, वापस से ही वो एटमॉस्फेयर को गर्म करने का काम कर रही है, वापस से ये वापस भेज दी जाती है नीचे वाले लोअर एटमॉस्फेयर में, इसीलिए इनको एंटी रेडिएशन भी कहा जाता है।
नेक्स्ट स्लाइड में देख लो, ये हमारी जो कई सारे स्कॉलर हैं जिन्होंने, जैसे मोलर के अकॉर्डिंग जो एल्बिडो है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, मोलर ने जो एल्बिडो बताया वो 35 बताया है, जबकि जो क्रिचफील्ड है उन्होंने जो है इसकी मात्रा 34 मानी है, श्रीवार्था ने 30 मानी है, किम्बाल ने 42 कहा है और स्ट्रालर के अकॉर्डिंग 30 है और डाइंस ने इसको 40 बताया है। लेकिन अगर एनसीईआरटी की बुक में जाओगे तो 30 एवरेज में आता है, 30 यूनिट जो है एल्बिडो के अंदर आएगा। इसके अलावा यहां पर दिए हुए हैं कुछ और कि कितना एल्बिडो होता है किस किस के द्वारा। देखो हमारी अर्थ का जो एल्बिडो है टोटल, तो हमारी अर्थ कर रही है 30 का एल्बिडो। अब उसमें से देखो टोटल तो ये है, लेकिन क्रोप के द्वारा भी कई सारे और भी होते हैं, जैसे कि बहुत सारे इसमें से बहुत सारे ऐसे हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, स्नो है, डेजर्ट है, ग्रास है, वाटर है, तो हर किसी का ना अपना अपना एक जो है सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने का वो है कि कौन कितना करता है। तो क्रॉप है लगभग 15 से लेकर ना ये 25 तक जो है ना एल्बिडो कर देता है। फ्रेश स्नो, अब देखो स्नो भी दो प्रकार की होती है, एक तो पुरानी वाली बर्फ होगी और एक बिल्कुल फ्रेश जो बर्फ होगी, बिल्कुल बिल्कुल व्हाइट कलर की होगी, जो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे कि फ्रेश स्नो जो होती है ना सबसे ज्यादा करती है, 80 से लेकर 90% तक का जो है ना वो रिफ्लेक्शन करती है, जबकि जो पुरानी बर्फ होती है वो 50 से 60 तक की करती है। डेजर्ट में क्या होता है 25 से लेकर 30% तक करेगी। ग्रास जो होते हैं, घास जो होते हैं ना बहुत कम रिफ्लेक्ट करते हैं, 5 से लेकर 25 तक की परसेंट करेंगे ये। वाटर जो है वो और भी कम करेगा, 5 से 18, लगभग 5 to 8 तक। डार्क सोइल है, लाइट सोइल है, अब सोइल के भी टाइप होते हैं। डार्क सोइल होगी जो वो कम करेगी, जबकि हल्की कलर की जो लाइट सोइल होगी वो क्या करेगी, वो थोड़ा ज्यादा करेगी, 25 से 40 तक जाएगा। उसके बाद कॉनिफरस जो ट्री होते हैं आपके, जो कोनधारी पेड़ होते हैं, उनका होता है 10 से 15। डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, इनको मानसूनी टाइप के फॉरेस्ट भी कह सकते हो, ये 15 से लेकर 20% तक का एल्बिडो करेंगे। थिक क्लाउड, बहुत गहरे क्लाउड होते हैं खास करके, तो वो ज्यादा करेंगे, ठीक है, तो वो करेंगे 70 से 80% तक। जो कम, जिनकी थिकनेस कम है वो करेंगे 25 से 30 तक। फॉरेस्ट जो होते हैं वो 5 से 15 और ब्लैक सॉइल वो करेगी 8 to 14 तक। तो ये एक टेबल है जो ध्यान रखना इसको। उसके बाद है कि हमारी जो अर्थ का है ना वो जो हीट बजट है उसका जो बैलेंस किस प्रकार का है। यदि हमारी पूरी अर्थ के इंसोलेशन और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बीच में एक संतुलन को देखेंगे ना, हर भाग पर जो ना इंसोलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो एक जैसा नहीं है, कि भी कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। वो तो हमने देखा ही है कि भी जोन हमने बांटे हैं, हमने ट्रॉपिक्स को देखा है, हमने टेम्परेट एरिया को देखा है और हमने पोलर एरिया पर देखा। हर जगह पर अलग अलग टेम्परेचर जो है आता है। सूर्य की किरणें जो है सारा साल भूमध्य रेखा पर ज्यादा, सबसे ज्यादा है, इसीलिए जो है ध्रुवों की तरफ जाते जाते इंसोलेशन की मात्रा भी घट जाती है। 0 से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ और साउथ, इन क्षेत्रों में क्या होता है, सोलर रेडिएशन सबसे ज्यादा मिलता है यहाँ पर, और यहाँ पर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम जा पाता है। उसका कारण ये है कि जितनी देर में अर्थ यहाँ पर ठंडा नहीं हो पाती ना, इतनी देर में तो नेक्स्ट डे क्या होता है और इंसोलेशन इसको मिलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार ये ना एनर्जी सरप्लस में आ जाएंगे ये एरिया। कौन कौन से, जो 0 से लेकर लगभग 37 तक, 37 डिग्री लैटिट्यूड तक क्या है, ये रहेंगे सरप्लस में। सरप्लस में 37 से लेकर ऊपर पोल तक, नॉर्थ और साउथ में, यहां नीचे ये रहेंगे आपके एनर्जी डेफिसिट में। क्यों रहेंगे एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ना इंसोलेशन तो कम मिल रहा है, लेकिन यहाँ से लॉन्ग वेव जो रेडिएशन जाता है ना वो ज्यादा जाता है, यानी कि पार्थिव यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन कम है यहाँ पर, जो लॉन्ग वेव का है या आउट गोइंग ज्यादा है, इसीलिए एनर्जी डेफिसिट में आ जाएंगे। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को ज्यादा गर्म और ध्रुवों के क्षेत्र को ज्यादा ठंडा होना चाहिए इस आधार पर, तो लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर यही देखे ना कि यहाँ पर सरप्लस है और इन क्षेत्रों में क्या है, डेफिसिट है, डेफिसिट पड़ता है एनर्जी का, तो क्या इसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पर पोल के ऊपर तो आसपास, क्योंकि साइबेरिया इतने ठंडे एरिया है, तो यहाँ पर भी जो इंसान रह रहे हैं,
या फिर इन एरिया में वो टेम्परेचर आपको देखने को नहीं मिलता है जितना कि होना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी अर्थ के ऊपर हमारी जो विंड काम करती है ना, वो क्या करती है, टेम्परेचर को हमारे जो हाईएस्ट टेम्परेचर वाले जोन है वहां से लोएस्ट टेम्परेचर वाले जोन की तरफ शिफ्ट करती रहती है टेम्परेचर को। अब यहाँ पर जो देखो गर्म जैसे वेस्टर्ली जाती हैं, ठीक है, और वेस्टर्ली है हवाएं, वो एक गर्म हवाओं को ना नॉर्थ की तरफ लेके जाती हैं। ध्रुवों के बीच लगभग ये लगा लो कि जो हवाएं होती है ना वो लगभग 75%, और जो करंट ओशन के अंदर जो जैसे गल्फ स्ट्रीम होगी वो पूरे के पूरे जो वेस्टर्न वाला यूरोप है ना उसको गर्म रखने का काम करती है। तो उसके द्वारा लगभग 25% के द्वारा भूमध्य रेखीय गर्म भागों से ना एनर्जी या फिर हीट का ट्रांसफॉर्म यानी कि स्थानांतरण जो है ध्रुवीय क्षेत्रों तक होता रहता है। यह सारा प्रवाह देशांतरीय प्रवाह होता है। इसे अक्षांशीय उष्मा संतुलन कहते हैं, क्योंकि ये देशांतरों, क्योंकि ये साउथ ये नीचे इक्वेटोरियल एरिया से नॉर्थ की तरफ हो रहा है। अधिकांश उष्मा का आदान प्रदान, सबसे ज्यादा जो एनर्जी जो है ना वो हीट जो है वो ट्रांसफर होती है 30 और 50 डिग्री सेल्सियस जो अक्षांश है वहां पर। सबसे ज्यादा तूफानी मौसम भी वहीं पर पाए जाते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर गर्म और ठंडे पानी की ज्यादातर क्या है मिक्सिंग होती रहती है इन एरिया में। और लगभग 30 और 50 के आसपास हमारे लगभग ये लगा लो कि खास करके ये वो जोन भी है जहां पर फ्रंटल या फिर जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं उन्हीं के आसपास। के बाद की जो स्लाइड है हमारी नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, जहां पर ये हमारा जो लैटिट्यूडनल जो अक्षांशीय संतुलन है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 37 डिग्री यहाँ पर तो ये रहेगा इनकमिंग सोलर रेडिएशन यहाँ पर क्या है ज्यादा है। अगर हम लैटिट्यूडनली देखें तो ये सरप्लस में आएगा, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इंसोलेशन मिलेगा। और यहाँ पर आउटगोइंग जो रेडिएशन है वो थोड़ी सी कम है, ये आ जाएंगे आपके सरप्लस में, क्योंकि इन एरिया में क्या है ट्रॉपिक्स एरिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलता है यहाँ पर। लेकिन जो आपके 37 से लेकर 90 वाले जो एरिया है यहाँ पर डेफिसिट में पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो यहाँ पर ना जो सूर्य की किरणें हैं वो ही तिरछी हो जाती हैं, इंसोलेशन वैसे ही कम मिलता है इनको, वो भी तिरछी हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है यहाँ पर जो इनकमिंग रेडिएशन है वो कम है लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन ज्यादा है। तो ये तो हमारी पृथ्वी के अक्षांशीय उष्मा बजट का एक प्रकार का देशांतरीय प्रभाव भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो ये हमारी 2 क्लासेस थे जिसमें हमने पूरे के पूरे टेम्परेचर के अंदर जो भी जितने भी फैक्ट थे उनको अच्छे से जानने की कोशिश की है। हमने हमारी अर्थ के हीट बजट को देखा है, किस किस स्कॉलर ने कितना एल्बिडो माना है उसको देखा है, या फिर हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर या जो ग्लोबल लेवल पर जो टेम्परेचर है, जैसे कि पोलर एरिया में हाईएस्ट जो माइनस में टेम्परेचर चले जाते हैं, या फिर इक्वेटोरियल एरिया के ऊपर। एक और है हमारा टॉपिक आएगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि जब एनर्जी की बात होगी तो उसके नेक्स्ट टॉपिक में हमारा जो रहेगा टेम्परेचर और उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर जो है अगर लैटिट्यूडनली देखें तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वहां पर उतना टेम्परेचर नहीं पाया जाता है। जहां पर आपको ये उम्मीद हो कि यहाँ पर तो टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए वहां पर आपको ज्यादा मिलेगा, और जहां पर कम है या फिर ज्यादा है वहां पर कम होगा, उल्टा होता है। तो वो सारा का सारा हम एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास में रहेगा। तो आज की इतनी ही क्लास थी। थैंक यू।